छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बस्तर का मतदान हुआ जी बस्तर में कवासी लखमा कांग्रेस से उम्मीदवार हैं जी और चुनाव भर में चर्चा में रहे और कश्यप महेश कश्यप भारतीय जनता पार्टी से। कांकेर सीट है, महासमुंद है, राजनांदगांव सीट है। इन तीनों सीटों का अगर आकलन करें तो आपको कुछ चौंकाने वाली चीजें नजर आई होंगी तीनों सीटों में, वो क्या रही होगी? राजनांदगांव इस प्रदेश की सबसे हार्ड सीटों में शुमार थी। यशवंत 2018 में कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे 2018 से 5 साल जी भूपेश बघेल दुर्ग से जाकर वहाँ चुनाव लड़ा। रायपुर लोकसभा भाजपा से भुवन अग्रवाल। यशवंत मैं पहले ही बोला कि यहाँ पे सिर्फ एक ही रायपुर में चर्चा किस बात की है यशवंत मालूम है? जी तो रोज का मुकाबला दो प्रत्याशियों से हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। ज्योत्सना महंत अलग प्रचार कर रही है, चरणदास महंत जी अलग प्रचार कर रहे हैं। अब मुकाबला ज्यादा जी सिंबाल को ही वोट पड़ना है यशवंत। हाँ लेकिन दोनों मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। देवेंद्र यादव के जाने से वहाँ जो चुनाव में जो लड़ाई होती युद्ध होता है ना जी, तो युद्ध जो है नजर आ रहा है। दुर्ग का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है यशवंत क्योंकि विजय बघेल दूसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 का चुनाव बड़े अंतर से लगभग रिकॉर्ड बना लिया, लगभग 4 लाख वोटों के अंतर से उन्होंने चुनाव जीता था। दर्शकों से निवेदन करता हूँ, आप मतदान किसको करेंगे ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप अपना वोट जरूर करें। बिल्कुल, तब जाकर लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। लगातार मैं लोगों के कमेंट पढ़ रहा था कि राजनीतिक विश्लेषक आलोक तिवारी जी को बुलाया जाए, उनके साथ चर्चा की जाए कि पहले चरण का मतदान के बाद दूसरे चरण का मतदान और दोनों चरणों में जो मतदान दोनों पार्टियों ने जो लड़े हैं, तमाम राजनीतिक दलों ने लड़े हैं, वो कैसा हुआ, कैसा रहा उनका चुनाव। इसके अलावा तीसरे चरण का मतदान 7 मई को है, तो उसके लिए क्या कुछ इन्होंने तैयारी कर रखी थी। बीजेपी वालों ने क्या कुछ किया, कांग्रेस वालों ने क्या कुछ किया, कहाँ सभा हुई, कौन कौन सी सीट थी जिसपे रणनीति पार्टियों ने बदली। तो ऐसे बहुत सारे चर्चा आप आगे वीडियो में देखेंगे। हमारे साथ आप बने रहिएगा। हमारी चुनावी चर्चा स्पॉन्सर्ड बाय सहेली ज्वेलर्स, दूल्हे साहब, केसरिया फैशन, जिनके सहयोग से आप तक ये कंटेंट लेकर आ रहे हैं। हमारी बातचीत आगे आप वीडियो में देखिएगा, बड़ा मजेदार बातचीत हुई, बहुत सारे विषयों पर बातचीत हुई। वीडियो थोड़ा लंबा लगे तो आप स्पीड कर लीजिएगा ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए कि किस सीट पर मुकाबला कैसा रहा है। प्रचार प्रसार थम चुका है, आगे आपको जबरदस्त वीडियो देखने को मिलेगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है और आज 5 मई है। प्रचार प्रसार थम चुका है, शोरगुल थम चुका है और 6 मई को प्रत्याशी, बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर वोट मांगेंगे और चुनावी बूथ पर जो है मंथन करेंगे। हमारे साथ आलोक तिवारी जी मौजूद है, हरिभूमि के ब्यूरो चीफ है। पहले और दूसरे चरण का मतदान कैसे हुआ है और नेताओं ने चुनाव कैसे लड़ा है उस पर बात होगी। इसके अलावा तीसरे चरण का मतदान जो है 7 मई को होना है, उससे पहले चुनाव कैसे लड़े हैं नेता, उस पर हम बात करेंगे। आलोक जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, 4 सीटों के मतदान हो चुके हैं। चारों सीटों को आप देखते हैं तो ओवरऑल चुनाव कैसा रहा वहाँ पे और तीसरे चरण पर कैसा क्या होने वाला है? यशवंत, पूरे देश में आम चुनाव पूरे स्वभाव पर है और प्रचार अभियान पूरी गति पर है। अपने यहाँ पहले फेज में 21 राज्यों में के 102 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन 101 पे ही हुआ। एक पे प्रत्याशी की मौत के कारण जी वहाँ चुनाव रद्द किया गया है। और दूसरे फेज में 13 राज्यों में 89 सीटों पर मतदान हुआ। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान है और अपने यहाँ छत्तीसगढ़ के 7 सीटों पे होगा और 95 सीट पूरे देश पे होगा। मतलब लगभग 300 के आसपास की सीटों पर मतदान हो चुके होंगे। 7 मई को मतदान पूरा हो जाएगा जी। आधा से ज़्यादा चुनाव निपट चुका है। अभी चुनाव शुरू होने से अभी तक की जो स्थितियाँ हैं यशवंत, पहले 2 चरण के जो मतदान हुए वहाँ मत प्रतिशत में गिरावट जो आई, उससे राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ी है, खास करके भारतीय जनता पार्टी की। और उसके बाद आपको ध्यान होगा कि जब भिलाई में जगत प्रकाश नड्डा जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा थी खुशीबार में, उसके बाद रायपुर में एक बैठक हुई जहां अमित शाह जी भी छत्तीसगढ़ प्रवास पे थे, तो बड़े नेता वहां बैठे और मतदान प्रतिशत कम होने को लेकर के चिंता जाहिर की
जी। और अपने नीचे तक के कैडर को संदेश दिया गया कि किसी भी हाल में मतदान का प्रतिशत कम नहीं होना हमको चाहिए। बेहतर रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो कल मोदी जी का एक वीडियो भी आया था। उसी बैठक के बाद स्थिति ये हुई कि पार्टी ने ज़मीनी मेहनत शुरू की और आप देखे होंगे कि दूसरे चरण में जी चीज़ें परसेंट बढ़ा है, मतलब ठीक ठाक दुरुस्त हुई पहले से व्यवस्था, मतलब मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बस्तर का मतदान हुआ जी। बस्तर में कवासी लखमा कांग्रेस से उम्मीदवार हैं जी, और चुनाव भर में चर्चा में रहे। और महेश कश्यप भारतीय जनता पार्टी से जी चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी उनके खुद के प्रचार के लिए आए, राहुल गांधी भी आए कांग्रेस से। भारतीय जनता पार्टी पूरे फोर्स के साथ ये चुनाव लड़ी है यशवंत जी। उसके सारे स्टार प्रचारक, मंडल से लेकर के जिले और प्रदेश तक के पदाधिकारी, मतलब पूरी ताकत, इतनी गर्मी में भी जी पूरी ताकत के साथ जी चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस संसाधनों की कमी से जूझती नजर आ रही है यशवंत। एक तो आर्थिक कमी जो है पार्टी के प्रत्याशियों के पास साफ देखी जा रही है, और कांग्रेस एक पुराना दौर जब था, मतलब ये समझ लीजिए कि नुक्कड़ सभा, छोटी छोटी रैलियां, ये कांग्रेस के पैटर्न में अभी इस चुनाव में देखने को आया। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की गारंटी पे बात कर रही है जी, और पूरा चुनाव यशवंत, अगर अपन छत्तीसगढ़ की ही बात कर लें तो एक रायपुर लोकसभा को अपन छोड़ दें जहां बृजमोहन अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, बाकी जगह प्रत्याशी बहुत गौण हो चुके हैं। प्रत्याशी पे बात नहीं कर रहे हैं, प्रत्याशी भी नहीं, बात नरेंद्र मोदी पे हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, देश के सशक्त नेतृत्व के लिए मोदी जरूरी है, ये लोग बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जी, मतलब नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही पूरा चुनाव केंद्रित हो गया है। कांग्रेस 5 गारंटी के साथ अपना न्याय पत्र लेके आई है जी। शुरुआती जो फर्स्ट फेज में तो बहुत ज़्यादा चर्चा इसकी नहीं हुई, आखिरी समय में, लेकिन दूसरे फेज के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से न्याय पत्र की चर्चा करके कांग्रेस के घोषणा पत्र भी चर्चा में ले आ गए। तो और घोषणा पत्र की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है यशवंत कि टीएस सिंहदेव जो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम रहे जी, जन घोषणा पत्र 2018 में उन्होंने तैयार किया था। राष्ट्रीय संयोजक भी टीएस सिंहदेव हैं, तो बड़ी भूमिका में है। बड़ी भूमिका में भी 46 पेज का न्याय पत्र बनाया गया जिसमें 5 गारंटियाँ दी गई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जब राष्ट्रीय मंचों पर, बड़े मंचों पर, बड़ी पब्लिक मीटिंग पे कांग्रेस के न्याय पत्र की अगर चर्चा कर रहे हैं तो ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं राहत देने वाला है। कम से कम कोई बात तो पब्लिसिटी हो रही है, कुछ माउथ पब्लिसिटी जी है ना। अपन घोषणा बनाए हैं कांग्रेस के लोग, तो उसकी चर्चा हो रही है, और चर्चा राहुल गांधी ने उसकी करा ली है जी। 5-10 साल की जो नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां हैं, देखिए निश्चित रूप से 2014 के बाद देश को एक नई ऊंचाई मिली है जी। विश्व स्तर पे नरेंद्र मोदी जी का नाम हुआ है, भारत का नाम हुआ है, और वोटर्स जो है ये विकल्प के तौर पे किसी दूसरे को नहीं खोज पा रहा है जी। ये एक बड़ी चीज़, क्षेत्रीय दल अपने संघर्षों में है, अपने संघर्षों में है। कांग्रेस जिस तरीके से, जिस फोर्स, जिस कालखंड में कांग्रेस बहुत बुरे दौर पे है जी। तो अभी पब्लिक के पास, वोटर के पास नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पे कोई नहीं है जी। तो नरेंद्र मोदी सर्वमान्य माने जा रहे हैं जी। दूसरा, वोटर्स, राम मंदिर भी कहीं ना कहीं मतदाता के दिमाग में है यशवंत जी। छत्तीसगढ़ के वोटर्स हों चाहे देश के वोटर हों, बीजेपी कार्यकर्ता इस बात को कह रहे हैं कि जो राम को लाए हो हम उनको लाएंगे, ये वो गाना के माध्यम से या फिर लोगों तक ये प्रचार का तरीका है। वोटर्स के दिमाग में भी कहीं ना कहीं राम मंदिर जी एक विषय है, लोगों को भावनाओं से जोड़ रहे हैं। 500 साल से जिस चीज के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो जाके अयोध्या में भगवान प्रभु विराजमान हुए जी। तो इसका कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। मोदी की गारंटी की चर्चा इसलिए ज़्यादा हो रही है यशवंत, क्योंकि अपने यहाँ 2023 में जो चुनाव हुआ, विजय बघेल जो यहाँ के सांसद भी हैं दुर्ग के, उन्होंने महतारी वंदन करके एक योजना को शामिल किया जी। और हर महीने की 1 तारीख के बाद, 7 तारीख के अंदर कभी भी महिलाओं के अकाउंट में सीधे 1000 रुपये महीने का और 12,000 साल का जाने का स्कीम है।
3 किस्त आ चुकी आ है। चुकी है, महिलाओं में बड़ा तो उत्साह है, वो एक इम्पैक्ट आपको 2 चरणों के मतदान में देखने कहीं को न कहीं देखने को मिलेगा। जी। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस बहुत ग्रास रूट पे मतलब लो प्रोफाइल होकर चुनाव लड़ रही जी। है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बेहद आक्रामक तरीके से जी चुनाव लड़ रही है। अब मतदाता किनको चुनते हैं जी ये 7 मई को की वोटिंग के बाद कुछ चीज़ें समझ में आएंगी जी। और 4 जून को परिणाम देखने कांकेर सीट है, महासमुंद है, राजनांदगांव सीट है। इन तीनों सीटों का अगर आकलन करें तो आपको कुछ चौंकाने वाली चीजें नजर आई होंगी तीनों सीटों में, वो क्या रही होगी? चौंकाने वाली चीज नहीं कह सकती जैसन, लेकिन बस्तर का जो पहले चरण का चुनाव था जैसन, जहाँ महेश कश्यप जी। और कवासी लखमा चुनाव लड़ रहे हैं, आपको ध्यान होगा उसके 2 दिन पहले फोर्स को एक बड़ी सफलता बस्तर सबसे बड़ा में, इनकाउंटर नक्सली इनकाउंटर, मतलब देश का सबसे बड़ा इनकाउंटर था। 29 नक्सली मारे गए, 29 एक साथ नक्सली मारे गए, जी। इनकाउंटर में मारे पटोला गए। जंगल में जी। तो उस घटनाक्रम के बाद जो बस्तर का भीतरी इलाका है जी वहाँ पोलिंग कम हुई है। शहर में मतदान का प्रतिशत ज़्यादा है, जगदलपुर में, सुकमा जो मतलब जो जहाँ सिटी वाला इलाका है। जो मैं एक देख रहा था अबूझमाड़ के पास का एक मतदान है जी जो वहाँ दूसरी बार मतदान हो रहा था, वहाँ केवल 2% वोटिंग हुई है। जी 2% वोटिंग, कम वोटिंग प्रतिशत का मतलब कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है इसमें, कि जब तक मतदाता वोट डालने नहीं जाएंगे तो अच्छे प्रत्याशी का चयन कहाँ से हो पाएगा, अच्छा नेतृत्व तो नहीं मिलेगा, तो कई तरीके से लोकतंत्र को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं भिलाई टाइम्स दर्शकों से निवेदन करता हूँ, आप मतदान किसको करेंगे ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप अपना वोट जरूर करें, बिल्कुल, तब जाकर लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा। बाकी जो बची हुई सीटें हैं, कांकेर का मामला ऐसा था जैसे कांकेर में बीरेश ठाकुर कांग्रेस के जी पुराने प्रत्याशी 6000, पिछली बार 6000, 2019 में 6000 के आसपास मतों से उनको पराजय मिली थी। संघ की पसंद से वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने भोजराज नाग को मैदान में उतारा। जी बस्तर की दोनों सीटों पे, कांकेर और बस्तर खुद प्रधानमंत्री वहाँ चुनाव प्रचार करने आए जी। राहुल गांधी भी गए, गृह मंत्री भी गए। तो आदिवासी सीट कितनी महत्वपूर्ण है ये समझने की बात है जी। और भोजराज नाग को लेकर के संघ का कैडर भी वहाँ सक्रिय रहा, बनवासी आश्रम से जुड़े लोग जी, गौ सेवा वाली जो उनकी यूनिट है वो बहुत मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ा है। और कांकेर का बहुत रोचक मुकाबला है इसमें, लोग अभी से बातें कर रहे हैं परिणाम पे बात हो रही है वहाँ पर। लीड का अंतर बता रहे कि ज्यादा नहीं होगा, लेकिन बहुत क्लोज फाइट है। वहाँ पे लोग बोल नहीं पा रहे कि जीत कौन रहा है, स्पष्ट नहीं है अभी। राजनांदगांव इस प्रदेश की सबसे हार्ड सीटों में शुमार थी यशवंत। 2018 में कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे 2018 से 5 साल जी, भूपेश बघेल दुर्ग से जाकर वहाँ चुनाव लड़ा। संतोष पांडे भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग एमएलए थे, उनको वहाँ अवसर दिया गया। संघ की भी, संतोष पांडे भी संघ की बेहद पसंदीदा लोगों में से शुमार हैं, शामिल हैं। शुरुआती दिनों में ये लगा था यशवंत की भूपेश बघेल माहौल बना देंगे, और हुआ भी जी। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा संघ वहाँ अलर्ट हुआ जी, और कवर्धा, पंडरिया, सहसपुर, लोहारा, इन जगहों पे साधु संतों का फिर से डेरा जमा जी, और एक अलग ही वातावरण में वहाँ इलेक्शन गया है यशवंत। कवर्धा में पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर, जो उनकी विधानसभा थी, जो पिछला चुनाव विजय शर्मा जी से हारे थे जी, तो उनके नाम को लेकर के, और राजनांदगांव में नवाज खान के नाम को लेकर के जी, संघ के लोगों ने ऐसा माहौल बनाया, वहाँ माहौल वातावरण बनाया कि वोटर्स कांग्रेस को वोट देने से पहले एक बार सोचने लगे, ऐसा माहौल बन गया, ऐसा ये स्थिति रही। लेकिन भूपेश बघेल मानपुर मोहला विधानसभा, नोट कर लीजिए, मैं आज बता रहा हूँ आपको, मानपुर मोहला जी, खुज्जी, डोंगरगांव जी, और खैरागढ़ विधानसभा, यहाँ बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। अब अच्छा कितना करेंगे जी, ये बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है जी, पर इन 4 विधानसभा पे भूपेश बघेल जी का प्रभाव साफ तौर पे दिखता है। वहीं संतोष पांडे राजनांदगांव विधानसभा, डोंगरगढ़, कवर्धा और पंडरिया, इन 4 सीटों पे संतोष पांडे जी बेहद प्रभावी हैं जी। प्रभाव की स्थिति ये यशवंत की राजनांदगांव शहर में ही 80% मतदान हुआ है जी,
ग्रामीण क्षेत्रों में भी 75%, 70-80%, मेरे गांव में ही जी मतलब 80 के आसपास का पोल हुआ है। लोगों ने वोट दिया है, झारा दिया है। और बटन में रंग उतर आया है, यहाँ तक का मैंने देखा वोटिंग हुआ है। जी। तो रंग मतलब शायद जो हाँ, मतलब लोगों ने एक ही बटन ज्यादा दबाया, वो बटन कौन सा भी नहीं बताएंगे, वो मतलब साफ तौर पे दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि राजनांदगांव का भी परिणाम ऐतिहासिक होगा और दूरगामी राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, वातावरण बदलेगा। जी बिल्कुल। महासमुंद एक सीट रह गई अभी। महासमुंद से हमारे गृह मंत्री, हमारे दुर्ग ग्रामीण के विधायक ताम्रध्वज साहू जी वहाँ मैदान में गए थे। काफी संघर्ष करना पड़ा, ऐसा क्या सोच कर गए थे वो साहू जी जानेंगे और कांग्रेस पार्टी के लोग जानेंगे। मेरा कहना है कि सिंपल समीकरण है, वहाँ साहू समाज के ज्यादा लोग हैं। नहीं, साहू समाज के ज्यादा लोग हैं। ताम्रध्वज साहू जी अच्छे नेता भी हैं जी, लेकिन लोकल महासमुंद में भी साहू समाज के बड़े नेता हैं यशवंत कांग्रेस के भीतर। धनेन्द्र साहू से बड़ा नाम तो दूसरा मेरा ख्याल कोई महासमुंद में है, तो उनको भी अवसर दिया जा सकता था। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल का परिवार, मतलब उनके भतीजे, उनके नाती भवानी शुक्ला, है ना, तो बड़े बड़े नाम थे वहाँ। लेकिन ताम्रध्वज साहू को पार्टी ने वहाँ उतारा और जो चुनाव लड़ा गया है वो रिजल्ट क्या आएगा मैं नहीं जानता, पर वहाँ कोई छाप छोड़ने की स्थिति में ताम्रध्वज चर्चा भी नहीं हुई पूरे चुनाव में, सब शांतिपूर्ण मतदान हुआ वहाँ पे। जी, कांग्रेस ये मैसेज तो नहीं देना चाह रही थी कि हम 2 साहू को टिकट दिए हैं, राजेंद्र साहू और ताम्रध्वज साहू। हाँ, साहू समाज देखिए, कांग्रेस ने जो टिकट बांटी 11 सीटों पे, सभी समाज के लोगों को, सारे समीकरण को, यादव समाज को संतुष्ट करना था, तो देवेंद्र यादव को बिलासपुर भेज दिए, 2 साहू दे दिए, भूपेश बघेल खुद कुर्मी थे, विकास उपाध्याय ब्राह्मण थे, सतनामी जांजगीर चांपा हो गया ना, वो तो सुरक्षित सीट थी जी, है ना जी। तो सारे समीकरणों को टिकट, कांग्रेस ने टिकट अच्छी बांटा है जैसे। टिकट का आधार ये था कि कांग्रेस को मालूम था कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि पार्टी से कोई बहुत बड़ा फंडिंग हो सके, सक्षम लोग ही मैदान में, चंदा लोगों का सहयोग मिल सके, ये वाली कोई स्थिति नहीं थी। जो आर्थिक रूप से सक्षम प्रत्याशी थे जी, जो पार्टी में पदों में रहे, उनको पार्टी ने अवसर दिया। गृह मंत्री थे ताम्रध्वज साहू, परिवहन पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे, तो कवासी लखमा बस्तर उतारे गए, विधायक रहे, देवेंद्र मेयर भी रहे जी, है ना, और भूपेश बघेल खुद मुख्यमंत्री रहे जी। बची हुई सीट उस पर बात कर लेते, 7 सीट एकदम सारी बात करेंगे क्योंकि वहाँ पे कैसे चुनाव लड़े नेताओं ने। रायपुर लोकसभा भाजपा से बृजमोहन अग्रवाल, मैं पहले ही बोला कि यहाँ पे सिर्फ एक ही, रायपुर में चर्चा किस बात की है यशवंत मालूम है जी, कि बृजमोहन भैया का लीड कितना रहेगा। अच्छा, वहाँ परिणाम की बात नहीं हो रही है, वहाँ लीड की बात हो रही है जी, लीड कितना होगा। जब आप कांग्रेस मतलब एफर्ट लगा भी नहीं रही, ऐसा लगता है। विकास उपाध्याय से बड़ी उम्मीद थी यशवंत की लड़ाई चुनाव टाइप लड़ेंगे, यूथ है और उनकी टीम भी है जी, लेकिन उनको जैसा मैदान में दिखना चाहिए था वैसा मैदान में दिखे नहीं जी। अब कांग्रेस का कैडर है, कांग्रेस के अपने वोटर्स हैं जी, वो कितना निकलते हैं जी, कितना पार्टी के सहयोग के लिए वो तत्पर होते हैं। ये रायपुर के बीजेपी कार्यकर्ता ये भी वो लग रहा है कि देश का सबसे बड़ा लीड रायपुर लोकसभा लीड से, इस पे पूरी मेहनत तो पहले भी दावा किया हूँ यशवंत, टॉप 10 की जो लिस्ट बनेगी देश में, टॉप 10 ज्यादा लीड वाले देश में 545 में 5-10 सीट जो निकाली जाएगी उसमें एक रायपुर होगी, उसमें एक रायपुर भी शामिल रहेगी। बड़ी बात कह रहे हैं आप जी। कोरबा लोकसभा, सरोज पांडे वहाँ से प्रत्याशी है बीजेपी से। कोरबा में चरणदास महंत जी की पत्नी है ज्योत्सना महंत जी, वो दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। 2019 में मोदी लहर को एक तरीके से पराजित करते हुए महंत ने वहाँ जीत दर्ज की थी। उनकी जीत कई मायनों में महत्वपूर्ण थी जी, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तीनों में कांग्रेस की सरकार थी जी, और कांग्रेस जो 2 सीट जीती, बस्तर और कोरबा जी, बस्तर, कोरबा और छिंदवाड़ा जी, 3 सीट जीती थी, जिसमें उसमें ये अपने कोरबा की सीट भी थी जी। महंत जी की पारिवारिक प्रतिष्ठा है यशवंत, वहाँ बिसाहू लाल जी महंत और चरणदास जी महंत के पिताजी थे, वो भी मंत्री रहे जी, है ना, लंबे समय तक लोगों के बीच रहे। चरणदास महंत खुद नेता प्रतिपक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, तो वहाँ उनकी अपनी प्रतिष्ठा है। सरोज का मुकाबला 2 प्रत्याशियों से हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। ज्योत्सना महंत अलग प्रचार कर रही हैं, चरणदास महंत जी अलग प्रचार कर रहे हैं, मुकाबला ज्यादा लेकिन जी, सिंबाल को ही वोट पड़ना है यशवंत। हाँ, लेकिन दोनों मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे।
लेकिन सरोज पांडे की वहाँ मौजूदगी ने महन जी को मुसीबत में, जी मुश्किल में डाल दिया है। जी। सरोज पांडे जी 71 दिन 71 70 दिन 71 दिन हो गए से लगातार। वहाँ बिल्कुल डटी हुई हैं, जी पालक सांसद रही हैं वहाँ की। जी और 2019 का चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में 150 सीटों को चिन्हांकित किया था यशवंत, और वो 2019 से ही वो 2024 की तैयारी कोरबा में भी शुरू कर दी थी 150 सीटों में, उसमें एक कोरबा भी शामिल कोरबा भी है। शामिल है। सरोज पांडे को इसीलिए उतारा गया यशवंत कि महंत जी का राजनीतिक कद बहुत बड़ा है, और उस कद को टक्कर देने के लिए कम से कम राष्ट्रीय लेवल की उस लेवल का प्रत्याशी जाए ताकि मुकाबला कर सके। और इन 70 दिनों में सरोज पांडे जी ने ताबड़तोड़ पसीना बहाया है। जी और सबसे बड़ी चीज़ यशवंत की नीचे का कैडर भारतीय जनता पार्टी का जो शक्ति केंद्रों में होता है, मंडल में होता है, जी उस सबको साथ लेकर के जिले के नेताओं को, विधायकों को एक सूत्र में बांध करके पूरे चुनाव में काम में लगा देना, ये सरोज पांडे जी की बड़ी उपलब्धि है। डेडिकेशन गजब का दिख रहा है। गजब का। और एक तो भाषण वाषण देने में बेहद। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि अमित शाह ने तारीफ भी की, उनको कहा, सीएम ने शेरनी कहा, अमित शाह जी ने कहा कि आप गांव की चिंता छोड़ दो, मोदी जी गांव करेंगे, बड़े नेता है। तो सरोज पांडे ने बेहद दमदारी से चुनाव लड़ा है, प्रभावशाली उपस्थिति उन्होंने वहां दर्ज कराया है जी। अब देखने के परिणाम देखने की बात होगी क्या होगा जी। लेकिन सरोज पांडे जी ने प्रभावित किया लोगों को जी। जांजगीर चांपा एक सीट है जहाँ से जांजगीर से शिव डहरिया कमलेश जांगड़े पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी से कमलेश जांगड़े, और बीजेपी से कमलेश जांगड़े जी समान सी महिला कार्यकर्ता हैं जी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको अवसर दिया है यशवंत। जांजगीर चांपा में बसपा का अपना प्रभाव रहा है, कुछ सीटों पे बसपा का अपना प्रभाव रहा है। अब देखने का विषय ये कि यशवंत के वहाँ बसपा के वोटर क्या कांग्रेस में शिफ्ट होते हैं या भारतीय जनता पार्टी वो अपना सहयोग देते हैं जी। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे मायावती की जो भूमिका है वो अभी समझ से परे है। जो पामगढ़ वाला जो साइट है, पामगढ़ इलाका जो है वहाँ का नहीं, 1.5 लाख के आसपास। आपको बता दो कि जांजगीर चांपा में कांसीराम जी खुद चुनाव लड़े हैं। अरविंद नेताम जब बसपा में चले गए थे तो बसपा अरविंद नेताम भी वहां से चुनाव लड़े हैं। दाऊराम रत्नाकर तो एक बार सांसद भी, मेरा ख्याल है विधायक रहे, सांसद मतलब दूसरे नंबर पे थे जी। तो वो सीट बसपा के प्रभावित वोटर हैं, जयपुर वाला इलाका जो है जी, है ना। वैसे तो अब बसपा के वोटर क्या करते हैं वहाँ पर। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से वहाँ चुनाव लड़ रही है और भाजपा शिव डहरिया को बख्शने के मूड में नहीं है। मतलब सारे लोग वहाँ आके चुनाव प्रचार कर चुके हैं जी जी जी। बड़ा रोचक मुकाबला। किंग मेकर है बसपा जी, जिसके साथ बसपा जाएगी, बसपा के वोटर जिधर जाएंगे वो पार्टी, उस पार्टी का पल्ला वहाँ। बिलासपुर लोकसभा जिसकी चर्चा हो रही लगातार, तोखान साहू वर्सेस देवेंद्र यादव। देखिए 30 सालों से 96 से जी वो सीट जो है बस लगभग 35 साल से भाजपा के कब्जे में रही। मजबूत गढ़ बन चुका है। पुन्नूलाल मोहले 4 बार सांसद रहे, अरुण साव रहे, काफी प्रभाव है मोहले जी का। मैं भी बिलासपुर से होके आया तो मोहले जी के बारे में मतलब ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो पॉजिटिव नहीं बोला होगा। तो भाजपा का एक तरीके का गढ़ है यशवंत वो। और अरुण साव वहाँ से डिप्टी सीएम है, सांसद भी रहे, सिटिंग सांसद रहे, सारे दिग्गज बिलासपुर में ही है। तो अरुण साव, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक जी, धर्मजीत सिंह जी। देवेंद्र यादव के जाने से वहाँ जो चुनाव में जो लड़ाई होती, युद्ध होता है ना जी, तो युद्ध जो है नजर आ रहा है। देवेंद्र अपनी यूथ की टीम के साथ वहाँ, लेकिन वहाँ सामाजिक समीकरण तोखन साहू जी के पक्ष में है। साहू समाज का प्रभावशाली वोट है यशवंत। लगभग 42 से 45% साहू समाज के मतदाता हैं। जो मुंगेली और लोरमी और ये वाला जो बेल्ट है वो पूरी तरह सामाजिक समीकरण से प्रभावित है। दूसरा, बिलासपुर का जो शहरी वोटर है और मस्तूरी एक विधानसभा है बेलतरा, तो ये जो शहरी वोटर्स हैं वो नरेंद्र मोदी के से प्रभावित हैं। लेकिन देवेंद्र ने वहाँ चुनाव को मुकाबले में लाया है, मुकाबले में ला दिया है। और पिछले 3-4 चुनाव को अपन उठा के देखेंगे तो 1 लाख के भीतर का फैसला है यशवंत जी। और सामाजिक समीकरण के हिसाब से देवेंद्र भी वहाँ गए हैं। 1.5 लाख के आसपास यादव समाज के वोटर्स हैं। यूपी बिहार का वोट भी बिलासपुर में है जी। तो कुल मिलाकर के समीकरण के हिसाब से जी, और देवेंद्र यादव दमदारी से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं यशवंत जी।
आखिरी दिन डॉक्टर श्रुतिका उनकी वाइफ भी आज प्रचार पे निकली थी। जो कांग्रेस का वोटर है, सपोर्टर है, उसको एक मतलब 30-35 साल बाद जी ये भरोसा जगह है कि जीत भी सकते हैं, जी तो वो पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। जी हालांकि वहाँ लोकल जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनका सहयोग देवेंद्र को नहीं मिल रहा अभी तक मिलता नहीं दिख रहा है। जी रायगढ़ लोकसभा, चूंकि ये भी काफी हाई प्रोफाइल सीट है, रायगढ़ तो राधेश्याम राठिया और डॉक्टर मेनका देवी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, अपने वित्त मंत्री ओपी चौधरी साहब, जी इन सब की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। 5 दिनों से ओपी चौधरी जी वही हैं। साय विष्णुदेव साय खुद भी वहाँ से सांसद रहे रायगढ़ से, जी और रायगढ़ से ओपी चौधरी जी विधायक हैं इस समय, जी और खरसिया इसके पहले ओपी चौधरी जी का घर है ना। जी तो वो चुनाव ओपी चौधरी और विष्णुदेव साय के चेहरे पे होगा जी। यशवंत। जी हालांकि वहाँ जो कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर मेनका देवी, डॉक्टर मोनिका देवी, जी वो राज परिवार से हैं। इनकी पुष्पा सिंह इनकी जो बड़ी बहन है, बड़ी बहन है मेरा ख्याल, जी वो सांसद रही वहाँ से। जी रियासत और विरासत सब है। खुद भी मतलब जो डॉक्टर का पेशा होता है, लोगों से जुड़ने वाला होता है यशवंत, जी और काफ़ी सेवा लोगों की वहाँ की है, ऐसा बताते हैं लोग। जी तो मोनिका सिंह का व्यक्तित्व और साय जी और ओपी चौधरी के व्यक्तित्व के बीच का मुकाबला है। सत्ता सरकार होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी वहाँ जी बहुत ताकतवर दिखती है। जी सरगुजा एक सीट है, चिंतामणि महाराज वर्सेस शशि सिंह। मतलब जितना चिंतामणि महाराज जी का राजनीतिक कैरियर है, उतनी शशि सिंह की एज है। जी यशवंत, जो चिंतामणि महाराज जी हैं वो कांग्रेस में भी रहे, जी। इसके पहले भी भाजपा में रहे, अभी फिर भाजपा में आ गए हैं। जी गहिरा गुरु जी के परिवार से हैं, जी तो उनके अपने परिवार की प्रतिष्ठा है। और अभी जो संपन्न हुआ है जो विधानसभा चुनाव, वहाँ सरगुजा में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किया है। जी और TS सिंहदेव कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनका जो भी क्षेत्र है, तुलेश्वर सिंह की बेटी हैं आप शशि सिंह, जी राहुल गांधी की टीम में रही हैं। जी वो भी संसाधनों की कमी से जूझ जूझती रही हुई नजर आ हैं रही है। शशि सिंह भी। जी और हसदेव वाला मामला वहाँ भी तुल पकड़ा हुआ है। जी अब देखना ये है कि वोटर्स जो है किस लाइन पे जी जा करके, क्या है यशवंत, एक्चुअल में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जिन उम्मीदवारों को अपने पार्टी से चुनाव लड़ा रही है, वो 40% उम्मीदवार दूसरे पार्टी से आए हुए लोग हैं, जैसे चिंतामणि महाराज हो गए, है ना। तो वोटर्स क्या दल बदल को स्वीकार करता है? जी भाई कल तक कांग्रेस के विधायक थे, आज भाजपा में सांसद प्रत्याशी हुए, है ना। तो जी इसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है। जी शशि सिंह लगभग 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ पैदल चली हैं। जी तो चुनाव प्रचार भी वो उसी अंदाज में कर रही। 2 दिन पहले उन पर गंभीर आरोप भी थाने में स्टैंड हुआ है जी कि किसी से कुछ काम के एवज में तो 3-4 लाख रुपए मांगने का आरोप है। थाने मामला भी शायद जांच में है। जी तो कुल मिलाकर के बहुत विकट स्थिति है। जी वो 7 तारीख के मतदान के बाद क्या सीन बनेगा 4 जून को पता चलेगा। वो है। लेकिन TS बाबा भी जिस तरीके से वहाँ भिड़ना चाहिए वैसे हाँ, नजर भिड़े नहीं दिख आया। रहे हैं। हाँ, बिलासपुर में दिखे, हालांकि सरगुजा सीतापुर में अमरजीत भगत काम कर रहे हैं, उनकी जी। पुरानी सीट रही, 4 बार के विधायक रहे कांग्रेस जी। से। अपने जो शिक्षा मंत्री थे टेकाम जी, जी प्रेम साई टेकाम, वो भी अपनी विधानसभा में लगे हुए हैं। जी पर वहाँ भारतीय जनता पार्टी अभी तक जी। ठीक करने जा रही है। दुर्ग लोकसभा सीट, विजय बघेल वर्सेस काफी राजेंद्र महत्वपूर्ण साहू। सीट है यशवंत, काफी चर्चा यहाँ से हो रही है, और अभी तक कांग्रेस का एक भी स्टार प्रचारक नहीं आया इस सीट पर। ये क्यों ऐसा? अपने भिलाई में हिंदुस्तान का लगभग हिंदुस्तान के जितने भी प्रधानमंत्री हुए यशवंत, जी अपने जवाहरलाल नेहरू से लेकर के जी मतलब HD देवगौड़ा, अटल जी तक, जी नरेंद्र मोदी जी भी आए हैं जी। इसके पहले, सारे प्रधानमंत्री यहाँ आ चुके हैं। जी ये वैसे पहला चुनाव है जिसमें देश के प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं आए। और अमित शाह जी बेमेतरा जरूर आए थे। जी जगत प्रकाश नड्डा जी खुर्सीपार में बड़ी सभा की। जी दुर्ग का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है यशवंत क्योंकि विजय बघेल दूसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 का चुनाव बड़े अंतर से लगभग रिकॉर्ड बना लिया था। लगभग 4 लाख वोटों के अंतर से उन्होंने चुनाव जीता था।
पाटन विधानसभा से वो भूपेश बघेल के खिलाफ बहुत प्रभावशाली चुनाव लड़ा जी, और लीड कम करा दिए पिछली बार से। पार्टी ने उनको अभी लोकसभा फिर से मैदान में उतारा है। जी और भूपेश बघेल के बेहद करीबी जी राजेंद्र साहू को कांग्रेस ने यहाँ जातिगत समीकरण के लिहाज से मैदान में उतारा है। राजेंद्र साहू भी उतने ही व्यवहारिक हैं जितने विजय बघेल हैं। विजय बघेल सांसद रहते हुए लोगों के सुख दुख में शामिल हुए जी, तो 30 साल से राजेंद्र साहू भी लगभग यही कर रहे हैं। ठीक है ना, तो व्यवहार के मामले में दोनों किसी से कम नहीं है यशवंत जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चुनाव बड़ा व्यवस्थित जी और संगठन लड़ रहा है यशवंत जी, आपने देखा होगा कि आज चुनाव प्रचार थम गया है। आज दुर्ग शहर में भाजपा की बड़ी रैली थी जी, वैशाली नगर में कल रिकेश सिंह ने बड़ी मोटरसाइकिल रैली निकाली। परसों दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया। सारे विधानसभा में पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। दूसरे तरफ कांग्रेस में पहले ही बताया कि तो ये भी कंपटीशन हो गया कि विधायकों में कि सबसे ज्यादा लीड मैं दिलाऊंगा। हाँ, लीड कर बीजेपी के विधायक जो दुर्ग लोकसभा खुद जीते बड़े बड़े अंतर से ना यशवंत जी, भाई 40,000 रिकेश दुर्ग शहर भी 40,000 गजेंद्र यादव जी, 15,000 प्लस 20,000 के आसपास दुर्ग ग्रामीण जी, तो जीते भी बड़े अंतर से हैं। जी, विधायकों के बीच में कंपटीशन हो रहा है कि मैं ज्यादा कंपटीशन नहीं, पार्टी देख रही है जी, परफॉर्मेंस भी इसे माना जाएगा। रिपोर्ट कार्ड विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है। उनका बहुत त्रैमासिक परीक्षा है ये, मासिक परीक्षा है। 3 महीने में आपका क्या परफॉर्मेंस है इसमें दिखना चाहिए जी। तो आप अगर अच्छा काम किए तो आपके विधायक के कारण पार्टी को निश्चित रूप से जी लोग सहयोग करेंगे जी। भारतीय जनता पार्टी व्यापक रणनीति के तहत काम कर रही है यशवंत। मतलब मैं बूथ की पर्चियां जो होती हैं जो चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है, हर घर तक पहुंचना चाहिए, घर घर पहुंचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की पर्ची पहुंच चुकी है यशवंत जी। कांग्रेस के लोग कहाँ हैं मैं अभी तक देख नहीं पाया हूँ। ये बड़ा दुखदाई और लोग इंतजार भी करते हैं, दोनों पार्टी से इंतजार करते हैं यार वो पार्टी वाले भी पर्ची आ जाए, वोटर को पर्ची तो दे दो जी, व्यवस्थित रूप से अगर वोट डालने जाए वो कम से कम जी। इस मालूम बीजेपी आगे हो गई, बहुत आगे निकल गई है जी। अच्छा, ये भी एक टारगेट लेके चल रहे हैं, पिछले बार 4 लाख, इस बार 5 से 6 लाख तो जाना चाहिए बीजेपी का एक। अब वो 4 तारीख को ही समझ में आएगा यशवंत, लेकिन विजय बघेल बेहद आक्रामक तरीके से जी चुनाव लड़ रहे हैं। राजेंद्र साहू की दोस्तों की अपनी टीम है जी, और साहू समाज की बड़ी ताकत है। अब वो वोट में कितना आएगा ये मैं नहीं बता सकता जी, लेकिन सामाजिक समीकरण के कारण चुनाव आपको दिखेगा। तो मुझे लगता है कि सारे सीटों पर बातचीत हो गई है, जिन सीटों पर एक चीज और है यशवंत, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिला प्रशासन और पुलिस के लोग जी मतलब पूरी ताकत के साथ ज्यादा मतदान प्रतिशत को लेकर के सक्रिय हुए हैं जी। मतलब जो लोग पोलिंग बूथ तक नहीं आ पा रहे हैं उनके घर में जाके वोटिंग लेना जी, रोज रैलियां, जागरूकता अभियान इवेंट के माध्यम से, तो प्रशासन काफी काम किया है इस बार, तो उसका असर भी मतदान में प्रकाश चौधरी बहुत पसीना भाई इस मामले में। सबसे बड़ी चीज यशवंत कि टेम्परेचर 44 के आसपास, 43-44 था आज, और मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की 3-4 दिन तक स्थिति ऐसी ही रहनी है जी। तो चुनौती ये है कि इतनी भीषण गर्मी में वहाँ लोगों तो मतदान केंद्रों में व्यवस्था देना जी। अब 7 तारीख को व्यवस्था कितनी चाक चौबंद देखने को मिलेगा, लेकिन प्रशासन अपनी पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है। वैसे वोट डालने वालों को बहुत सारे ऑफर मिलने वाले हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बहुत सारे छूट निकाले हैं कि भैया आप अगर वोट डालते हैं और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आप वहां जाके खरीदी करते हैं तो बहुत सारे ऑफर आपको मिलेंगे, बहुत सारी छूट मिलेंगी। इसके अलावा इंडियन कॉफ़ी हाउस में वहाँ भी छूट दी गई है। रिसाली निगम की ओर से 5 मॉडल मतदान केंद्र बनाए गए, आदर्श मतदान केंद्र, जहाँ पे बहुत आपको अच्छा लगेगा, मतलब देखने में अच्छा लगता है। तो ऐसे जिला प्रशासन की ओर से भिलाई निगम, रिसाली निगम, चरोदा निगम, दुर्ग निगम, सभी निगम क्षेत्र में वहाँ पे बढ़िया व्यवस्था की गई है मतदान केंद्र को लेकर। तो आप बिल्कुल वोट डालने जरूर जाइएगा, और जिन सीटों पर मतदान हो चुके हैं और जिन सीटों पर मतदान होने हैं उस पर विस्तृत चर्चा हो गई आलोक तिवारी जी के साथ में, क्योंकि मैं लगातार अपनी टीम के साथ कोरबा, बिलासपुर और बस्तर, कांकेर अलग अलग दौरे पे था, तो हम लोग के बीच में टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया था। तो वो सारी विषयों पर बातें हो गई। आने वाले समय में आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। कल को
कल भी हम एक बार चर्चा करेंगे कि क्या होने वाला है और कुछ नए कंटेंट के साथ आपके साथ बैठेंगे। आगे के लिए आप बनी रहिए हमारे चैनल के साथ में। हमारी बातचीत कैसे लगी और कौन सी सीट पर आपका क्या आकलन है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।